हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल SVM मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे मैंने आपको पिछले वीडियोज में सॉल्व करवा दिया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। अब हम देखेंगे उदाहरण 1 हमारा ये है आपका उदाहरण नंबर 1। कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जो कंचों की संख्या है उसका गुणनफल कितना बचा? 124। 5-5 कंचे खो देने के बाद हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। हमें दोनों के पास अलग अलग कंचों की संख्या बतानी है। इससे सॉल्व ही किया गया है, उदाहरण है तो सॉल्व किया ही गया होगा। हमें यहाँ से ही हल करना है इसे। इसके केवल फैक्टर करने हैं और कंचों की संख्या ज्ञात करनी है। हमारी क्वेश्चन बनी हुई है x² - 45x + 324। उदाहरण फर्स्ट के जो दोनों पार्ट हैं हमारे पास, एक जॉन और जीवंती, जिसकी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनी हुई है x² - 45x + 324 = 0। और जो दूसरा क्वेश्चन है खिलौनों की संख्या जिसमें हमें ज्ञात करनी है, उसमें समीकरण हमारी x² - 55x + 750 = 0 बनी हुई है। इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना है, यानी हल करना है, या हम कह लें मूल ज्ञात करना है। हम देखेंगे पहला वाला है x² - 45x + 324 = 0। इसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम इसकी गुणा कराते हैं। x² का जो गुणांक होता है, अचर पद की गुणा करते हैं जो x² का गुणांक होता है। और x² का गुणांक हमारे पास है क्या? इस कंडीशन में जो x² का गुणांक है वो 1 है। आप देख रहे हैं गुणांक जो है वो कितना है? 1 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम गुणा करेंगे, गुणा करने पर हमें कितना मिलना चाहिए? जो x² का गुणांक है वो कितना है? 1। और जो अचर पद है हमारा वो कितना है? 324। गुणा करेंगे 324 की 1 से वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। और हमें यहाँ से चिन्ह देखेंगे, ये चिन्ह है प्लस का, अर्थात जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए? 45। यानी कि जोड़ने पर हमें कितना मिलना चाहिए? 45। अब हम सबसे पहले अचर पद जो होता है, जब इसकी गुणा की 1 से, वही रहा, अर्थात इसके हम फैक्टर करेंगे। इसके क्या करेंगे? गुणनखंड। 324 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 1। यहाँ बचेगा 1 और 2, 12 हो जाएगा। 2 छंग 12, 2 दूनी 4। 2 से भाग करेंगे 8 मिलेगा, 1 मिलेगा। अब 3 से भाग हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे। अब इन्हें हमें इस प्रकार से सेट करना है कि जोड़ने पर 45 हो जाए और गुणा करने पर 324 सेट करेंगे हम। अब आप देखेंगे कि अगर हम 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, यहाँ तक जो हमारे पास गुणा हुई वो कितनी हुई? 36। और 3 की गुणा कर दें तब कितना हो जाएगा? 9। अर्थात 36 और 9 को हम जोड़ेंगे तब कितना मिल जाएगा हमारे पास? प्लस करेंगे 45 मिलेगा। जोड़ने पर हमें 45 मिलना चाहिए था
और 36 और 9 की जब हम गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा, 9 छाक 54, 9 तें 27 और 5 32, अर्थात 324। गुणा करने पर हमें 324 ही मिलना चाहिए था और जोड़ने पर 45, यानी कि इसे हम 45 को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 36 + 9। इस समीकरण को हमें वैसे ही नोट करना है, केवल एक चेंजिंग करेंगे हम। 45 को हमने सेट किया है किस रूप में, 36 + 9 इंटू यक्स + 324। आप चिन्ह यहाँ से मत देखिएगा, चिन्ह यहाँ से देखा करें। जो अचर पद के आगे का जो चिन्ह होता है, अगर प्लस है तब इन्हें जोड़ना है, अगर ये माइनस का चिन्ह है तब आपको माइनस करना है। x² माइनस ये कितना आ जाएगा, 36 यक्स, ये प्लस माइनस की गुणा -9x + 324 = 0। अब हम कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन का प्रोसेस वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। x कॉमन है, क्या बचेगा, x - 36। इधर 9 कॉमन है, क्या बचेगा, x। बाहर माइनस कॉमन है, इसलिए प्लस वाला चिन्ह क्या कैसा हो जाएगा, माइनस का। 9 से हम 324 को भाग करेंगे, हमारे पास 36 ही बचेगा। आप भाग करके चेक भी कर सकते हैं। 9 से 324 को भाग करेंगे, कितना बचेगा, 36, क्योंकि भाग आपको आता है। अब x - 36 दोनों में कॉमन है, x - 36 बाहर निकालेंगे, यहाँ कितना बचेगा, x - 9 = 0। ये इम्प्लाइज दैट का साइन लगा लीजिए, ज़्यादा सही है। एक बार इफ रखेंगे, x - 36 = 0, यानी कि x = कितना आ जाएगा, 36। दूसरी बार ये जो दूसरा डिब्बा है इसके इक्वल हम 0 पुट कराएंगे, अर्थात x - 9 = 0, यानी कि x = कितना आ जाएगा, 9। x की दो वैल्यू आई हमारे पास, और दोनों वैल्यू क्या पॉसिबल हैं, बिल्कुल पॉसिबल हैं। जो हमारा उदाहरण कह रहा था, उदाहरण में हमारे पास कुछ इस प्रकार से माना गया था, आपके पास कि माना कि जान के कंचों की संख्या x थी। जो इसमें माना गया था, जॉन के पास जो कंचों की संख्या है वो कितनी है, x, और जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 - x, क्योंकि दोनों के पास कंचों का योगफल 45 था। उस कंडीशन में जब आपके पास जान के पास कंचों की संख्या 36 होगी, उस कंडीशन में जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, 45 में से 36 माइनस करेंगे, अर्थात 9 बचेगी। अगर हम जान के पास कंचों की संख्या 9 रखेंगे तब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी आ जाएगी, 36। क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू हैं, x की डबल वैल्यू आई है, एक 36 और दूसरी 9, अर्थात आप ऐसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसका जो सेकंड पार्ट है उदाहरण नंबर फर्स्ट का, कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में दिया हुआ है 55। प्रत्येक खिलौने यानी एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 रुपये, में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, जो खिलौने हैं उनकी संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर हैं। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। इसे उदाहरण में सॉल्व भी किया गया है, हम जहाँ से नहीं सॉल्व हो वहाँ से हल करेंगे इसे। क्वेश्चन में मान लेंगे कि हमारे पास जो खिलौनों की संख्या है वो कितनी है, x है, और उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कितनी होगी, 55 - x, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कह रहा था
प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है? 55 रुपये। 55 में से जब हम प्रत्येक खिलौने की जो निर्माण लागत है, उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत 55 रुपये से हम x माइनस कर देंगे, और इस प्रकार से जो हमारी समीकरण बनेगी x² माइनस 55x प्लस 750, हमें यहीं से हल करना है इसे। इतना तो आप समझ जाते होंगे, इजी प्रोसेस भी है। जो उदाहरण नंबर 2 की समीकरण है वो कुछ इस प्रकार से x² माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहीं से आपको इसके मूल ज्ञात करने हैं, या फिर हम कह सकते हैं x का मान ज्ञात करना है। फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए प्रोसेस वही मैंने बताया था, इसकी गुणा हम अचर पद से करें। अचर पद की गुणा हम x² के गुणांक से करेंगे। जो x² का गुणांक है वो कितना है? 1 है। अर्थात 750 की जब हम गुणा करेंगे 1 से, तब हमें कितना मिलेगा? गुणा हम करेंगे 1 की 750 से, तब हमें 750 ही मिलेगा। और यहाँ से चिन्ह देखेंगे, चिन्ह है हमारे पास प्लस का, चिन्ह प्लस का है, अर्थात जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए? 55। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर ये चिन्ह माइनस दिया हुआ है, इससे हमें कोई वास्ता नहीं है। हम यहाँ से देखते हैं हमारा चिन्ह प्लस है या माइनस है। अगर माइनस का होता तब हम घटा लेते, प्लस का है तब हमें जोड़ने पर 55 मिलना चाहिए, जोड़ने पर 55 मिलना चाहिए। और इसकी जिससे हम गुणा करते हैं, गुणा करने पर जितना हमें मिलता है उसके ही हम फैक्टर करते हैं। इतनी सी बात आपके दिमाग में फीड हो जाए, आपके फैक्टर बिल्कुल गलत नहीं होंगे। अब हम 2 से भाग करेंगे। 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 8। 2 से नहीं होगा दोस्तों, गलत हो गया। 7 3 10 5 15, 3 से हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे, 3 का पहाड़ा 3 में एक बार, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 3 चक्कू 12, सॉरी 5 से होगा 25, फिर 5 से होगा 5 1। जो हमारे पास फैक्टर आए हैं वो कुछ इस प्रकार से आए हैं। अब इन्हें हमें सेट करना है कि जोड़ने पर 55 और गुणा करने पर 750 हो जाए। सेट करेंगे हम। अब आप देखेंगे कि अगर हम इनकी गुणा कुछ इस प्रकार से कराएं, पानते हैं 15 दूनी 30, तब इतना 30 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? 55 25। 30 और 25 जोड़ेंगे 55 मिल जाएगा। 25 की 30 से गुणा करेंगे 750 मिल जाएगा। अगर हम 30 और 25 जोड़ेंगे तब कितना मिल जाएगा? 55। और अगर हम गुणा करेंगे 30 और 25 की, तब कितना मिल जाएगा? 750। गुणा आपको आती है, जोड़ना आपको आता है, इसलिए मैंने ज़्यादा समझाया नहीं है। अब इसे हमें सेट करना है। x² माइनस 55 की जगह पर हम लिखेंगे 30 प्लस 25। जो हमारे पास फैक्टर आए हैं 30 और 25 इंटू x प्लस 750। ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर माइनस चिन्ह है इसलिए अंदर के जो चिन्ह है वो सब चेंज हो जाते हैं। ये हो जाएगा माइनस 30x, ये प्लस माइनस माइनस ये x बना हुआ है, माइनस प्लस की जो गुणा है वो कितनी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। 25 और x की गुणा हो जाएगी 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का प्रोसेस वही है। ये जो हम लाइन खींचते हैं आपको बिल्कुल नहीं खींचनी है, हम आपको समझाने के लिए खींचते हैं कि कॉमन हम 2 2 में निकालेंगे, पहले के 2 स्टेप में और लास्ट के 2 स्टेप में। इधर x कॉमन मिलेगा, कितना हो जाएगा? x माइनस 30। इधर हम 25 कॉमन लेंगे, अब कितना बचेगा? x बाहर माइनस कॉमन है इसलिए प्लस वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा। 25 से हम 750 को भाग करेंगे, 30 ही मिलेगा। भाग करके आप चेक भी कर सकते हैं। अब हम
ध्यान रहे जैसा पहले ब्रैकेट में बचता है ठीक उसी प्रकार से दूसरे ब्रैकेट में भी बचना चाहिए। अगर यहाँ पर सेम नहीं बचता है या चिन्ह ही अपोजिट आ जाते हैं, तब इसका मतलब आपने इसे ढंग से सेट नहीं किया है, ये फैक्टर आपके कहीं पर रॉन्ग हो गए हैं। क्योंकि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें आप देखेंगे कि जैसा पहले ब्रैकेट में बचता है ठीक उसी प्रकार से दूसरे ब्रैकेट में भी बच रहा है। जैसा पहले वाले में वैसा दूसरे वाले में। अगर नहीं बच रहा है तब इसका मतलब आपने कहीं पर फैक्टर गलत कर लिए हैं। अब हम x माइनस 30 कॉमन निकालेंगे, कितना बचेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। इफ लगाएंगे x माइनस 30 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 30। जो हमारे पास x की वैल्यू है एक 30 आई, और दूसरी बार हम इस डिब्बे के इक्वल 0 पुट कराएंगे। इफ लगाकर x माइनस 25 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। ये माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये भी माइनस का था, बराबर के उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। हमारे पास x की दो वैल्यू आई, हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। चाहे तो आप लास्ट में हिंदी भी लिख सकते हैं। अतः निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी या फिर 25 होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो आपका 3 नंबर कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। अर्थात जो हमारे पास संख्याएं कुछ इस प्रकार से होंगी कि जिन्हें हम जोड़ने पर 27 और गुणा करें तब हमें कितना मिलना चाहिए 182। देखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें संख्याएं दो इस प्रकार से होनी चाहिए कि योग यानी जोड़ने पर हमें कितना मिलना चाहिए 27 और गुणा करने पर 182। ये रफ वर्क है, आपको नहीं करना है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अर्थात आप थोड़ा सा इसे समझ लें। हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर एक संख्या 15 होगी तब दूसरी कितनी होगी 12, क्योंकि 15 और 12 को हम जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा 27। क्या इन दोनों की जो गुणा है वो 182 हो सकती है? 15 गुणे 12 मेरे ख्याल से नहीं, 180 होती है। अर्थात कितनी होगी 180। लेकिन हमारी जो समीकरण है वेरीफाई करनी चाहिए कि गुणा करने पर 182 ही मिलना चाहिए, दूसरी कोई संख्या नहीं मिलनी चाहिए। और आप देखेंगे कि अगर हम मान लें माना पहली संख्या हमारे पास यक्स है, तब उस कंडीशन में जो हमारे पास दूसरी संख्या होगी वो कितनी होगी, दूसरी संख्या हमारे पास कितनी होगी। चाहे तो आप y भी मान सकते हैं, लेकिन y मानना समीकरण और क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ से कि अगर हमने मान लिया पहली संख्या हमारे पास 15 है, पहली संख्या 15 है, तब आप जानते हैं कि दो संख्याओं का योगफल 27 है, अर्थात दूसरी संख्या तो 12 होगी ही होगी, सीधी सी बात है। जो दूसरी संख्या है हमारे पास वो कितनी होगी 12 होगी इस कंडीशन में। लेकिन हम अगर हमारे पास पहली संख्या जैसे हमने यहाँ पर यक्स माना है और हमें ज्ञात करना है कि दूसरी संख्या कितनी होगी, तब सीधी सी बात है अगर हम 27 से 15 माइनस कर दें, 27 से 15 अर्थात पहली संख्या हम माइनस कर दें तब हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। यानी कि जो हमारा योगफल है उसमें से हम पहली संख्या माइनस कर दें, उस कंडीशन में हमारे पास दूसरी संख्या अपने आप मिल जाएगी। क्वेश्चन हमारा कह रहा था गुणा करने पर 182, पहली संख्या हमारे पास x मिली, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। अगर इन दोनों की हम गुणा कर दें प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम इन दोनों की गुणा कर दें तब हमें कितना मिलना चाहिए 182। गुणा करेंगे कितना मिलेगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182।
82 0, ये सब ट्रांसफ़र करके उधर ले जाएं। ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, और ये तो अपनी जगह पर है, कहीं गया ही नहीं, प्लस का था प्लस ही रहेगा। थोड़ा सा और इसे सही से लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि अगर हम फैक्टर करते हैं 182 के, 182 की जब हम अचर जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो कितना है, 1 है। यानी कि अब आप देखेंगे कि अगर हम एक्स स्क्वायर का जो हमारे पास गुणांक है वो कितना है, 1 है। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 है, अर्थात जब हम 182 की 1 से गुणा कराएंगे, जो हमारी समीकरण है उसमें कुछ इस प्रकार से गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए, 1 इंटू 182 गुणा करेंगे अर्थात 182 ही रहेगा। और यहाँ से आप देखेंगे चिन्ह हमारे पास प्लस का है, प्लस यानी कि जोड़ने पर हमें कितना मिलना चाहिए, ये वाली संख्या मिलनी चाहिए। जो x का गुणांक होता है वही संख्या हमें मिलनी चाहिए। यहाँ से हम देखेंगे ये प्लस है और जोड़ने पर हमें कितना मिलना चाहिए, 27। अगर आप फैक्टर करना सीख जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारी कोशिश यही है कि आप समझ जाएं और आपके फैक्टर गलत ना हो, क्योंकि यह आपकी पूरी जो गणित है उसमें अहम रोल प्ले करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इन्हीं का रोल रहेगा फैक्टर का। जोड़ने पर हमें 27 मिलना चाहिए, और हमने आपको बार बार बताया है कि जो हमारी संख्या आती है गुणा करने के बाद उसी के हम फैक्टर करते हैं। अर्थात जैसे यहाँ पर कोई दूसरी डिजिट होती, यहाँ पर 2 होता, तब हम 182 की गुणा करते 2 से, हमें कुछ और मिलता, तब हम उसके फैक्टर करते। लेकिन यहाँ पर तो केवल हमारे पास 182 है। 182 के हम गुणनखंड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 9 18, 2 एकम 2। अब आप देखेंगे 7 से भाग हो रहा है, 7 से भाग होगा तब कितना मिलेगा, 7 एकम 7, यहाँ 2 बचेगा, 2 और 1 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21। अब तो 13 से ही भाग होगा क्योंकि ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। 13 से भाग होगा, 1 बचेगा, और हमें सेट करना था कि जोड़ने पर 27, अर्थात 7 और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी, 14। जोड़ने पर हमें कितना मिलना चाहिए, 27। आप देखेंगे 7 और 2 की गुणा 14 हो गई। अब हम इसे सेट कर लेंगे, यानी 14 प्लस 13 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। 14 और 13 की जब हम गुणा कराएंगे तब कितना मिलना चाहिए, 182, और 182 हो भी जाएगा। आप गुणा करके चेक भी कर सकते हैं, गुणा आपको आती है। एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह पर हम कितना लिखेंगे, 13 प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, 13x, और ये प्लस माइनस माइनस 14 और x की गुणा, 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, x माइनस x बाहर है, ये कितना बचेगा, 13, और इसमें से हम 14 बाहर निकालेंगे तब कितना आ जाएगा, x माइनस 14 से जब हम 182 को भाग करेंगे 13 बचेगा इक्वल टू 0। ध्यान रहे बाहर माइनस कॉमन है, तब हम माइनस से भी भाग करते हैं, इसे माइनस से प्लस को भाग करेंगे माइनस हो जाएगा। 14 से 182 को भाग करेंगे कितना बचेगा, 13। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जैसा पहले ब्रैकेट में बचता है सिमिलर ही बचना चाहिए दूसरे ब्रैकेट में, ये आपके दिमाग में सेव हो जाना चाहिए। ये x माइनस 13, ये कितना बचा, x माइनस 14 इक्वल टू 0। एक बार इफ लगाएंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 13, और दूसरी बार जब हम इफ लगाएंगे तब कितना आ जाएगा, x माइनस 14 इक्वल टू 0। एक बार जो पहला वाला डिब्बा है हमारे पास उसके बराबर 0 पुट कराना है,
दूसरी बार में जो दूसरा वाला डिब्बा है उसके बराबर भी 0 पुट कराना है। तब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 14, यानी 13 और 14, अर्थात जो हमारी पहली संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 13। पहली संख्या कितनी आ गई, 13, और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, दूसरी संख्या हमारे पास आएगी, जो हमने दूसरी संख्या मानी थी वो कितनी मानी थी, 27 माइनस एक्स। जब हमने x की वैल्यू लिखी है 13, यहाँ पर 13 लिखेंगे, तब 27 में से 13 माइनस करेंगे तब कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, और अगर हम पहली संख्या 14 रखते हैं, सपोज यहाँ पर हम पहली बार में 14 रखा, तब हमारे पास दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 13। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ऐसा मत करिएगा पहली संख्या 13 है दूसरी संख्या भी 13 है, ये ऐसे पढ़ा जाएगा। पहली संख्या जब 13 है तब उस कंडीशन में दूसरी संख्या 14 आएगी, और जब पहली संख्या हमारे पास 14 है उस कंडीशन में दूसरी संख्या कितनी आएगी, 13, क्योंकि जो इनका योगफल था वो कितना था, 27। संख्याएं हमारे पास दो आई हैं, जब हम पहली बार में यहाँ पर 13 रख रहे हैं उस कंडीशन में दूसरी संख्या 14 ही आएगी, क्योंकि 27 में से जब हम 13 माइनस करेंगे तब कितना आएगा, 14। बात समझ में आ रही है। ठीक इसी प्रकार से जब पहली बार में हम x बराबर 14 रखेंगे तब दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, 13। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कर्मागत का मतलब समझते हैं, कर्मागत का मतलब होता है क्रम से। कर्मागत यानी कि क्रम से, सीरियल होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 हो। कोई ऐसे दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग, वर्ग समझते हैं, जैसे हमारे पास कोई संख्या है, ये 1 लिखा हुआ है, और जब इसका हमें वर्ग करना है तब हम 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 2 ही रहता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे संख्या है हमारे पास 2 और 2 का वर्ग करना है हमें, तब कितना हो जाएगा, 2 की घात 2। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें 3 का वर्ग करना है तो कितना हो जाएगा, 3 की घात 2, यानी कि 3 का जो वर्ग है वो कितना हो जाएगा, 9। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और 1 का वर्ग वही रहेगा। क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि कर्मागत, सबसे बड़ी बात कह रहा है कर्मागत यानी क्रम से, जो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक होंगे वो क्रम से होना चाहिए, और जिनके वर्गों का योग कह रहा था कितना है, 365, जिनके वर्गों का योग 365 होना चाहिए। जैसे हमारे पास कोई अगर पहला धनात्मक पूर्णांक 13 आता है, उस कंडीशन में दूसरा कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। अगर हमारे पास पहला धनात्मक पूर्णांक 17 आता है, उस कंडीशन में दूसरा कितना आना चाहिए, 18। क्रम से ही होना चाहिए, सीरियल नहीं टूटना चाहिए। आप यहाँ से समझेंगे कि अगर हम पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं तब दूसरा कितना होगा, पहले वाले से 1 अधिक आ रहा है, 17 में हम 1 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, यानी पहला अगर हमने x मान लिया तो दूसरा कितना होना चाहिए, x+1। बात समझ में आ रही ना। अगर हम पहला धनात्मक पूर्णांक x मानेंगे, दूसरा कितना हमारे पास आना चाहिए, x+1, क्योंकि आप यहाँ से समझ रहे हैं कि अगर हमारा पहला आएगा 13 तो दूसरा कितना होगा, 14। अगर पहला 17 होगा तो दूसरा कितना होगा, 18, यानी दूसरा पहले वाले से 1 अधिक आएगा। सीरियल नहीं टूटना चाहिए। जैसे हमारे पास पहला 11 आ जाता है तब दूसरा हमारे पास 13 आएगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये क्रम से है ही नहीं। अगर हमारे पास पहला 10 आता है तो दूसरा 11 ही आना चाहिए। तो 11 आने के लिए हम पहला अगर x मानेंगे तो दूसरा कितना हमारा होगा, x+1।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है, यक्स। उस कंडीशन में दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक पहले वाले से एक अधिक, यानी x+1। क्वेश्चन में कह रहा था जिनके वर्गों का योग, अर्थात प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग अगर हम पहले वाले का वर्ग कर दें और दूसरे वाले का भी वर्ग कर दें और फिर इन दोनों को जोड़ दें, जिनके वर्गों का योग पहले वाले का वर्ग, दूसरे वाले का वर्ग, और फिर योग का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ दें तब हमें कितना मिलेगा, 365। अब समीकरण बन गई हमारी, इसी को हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका x²। आप यहाँ पर देख रहे हैं x+1 का होल स्क्वायर, यानी कि a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर क्या होता था, a² + b² + 2ab। फार्मूला आपको याद होगा। अच्छा, 7 से ही शुरू हो जाता है। x², अब हम x+1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a+b के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल सिमिलर है उसी के जैसे। इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे a² यानी x² + b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2a है x और b है 1, 2ab। ये जो यहाँ तक की समीकरण है इसमें हमने फार्मूला यूज कर लिया है, इसे ओपन किया है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 365। अब आप देखेंगे कि जो हमारे पास x² है और ये भी x² है, सिमिलर हैं अर्थात सेम है। और बीजगणित में जो सजातीय पद होते हैं आपस में जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक कितना है, 1 है, अर्थात ये जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 2। जो x² का गुणांक है वो कितना है, 1। यहाँ पर भी x² का गुणांक कितना है, 1। ध्यान रहे कोई भी नंबर आपस में जुड़ते हैं, यहाँ पर घातें नहीं जुड़ेंगी, घातें गुणा में जुड़ती हैं। अगर हम इनके बीच में गुणा का निशान होता हमारे पास, तब हमारे पास कितना आता है, x⁴। लेकिन हमारे पास चिन्ह है प्लस का, उस कंडीशन में हम जोड़ेंगे, एक और एक कितना हो जाएगा, 2x²। इसमें से किसी को भी एक को लिखा जा सकता है सिमिलर, प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1। 1 की जब हम स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा करना, गुणा करेंगे कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। और इधर हम 2 और 1 की जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही रहेगा, इंटू x है, इंटू x = 365। ये हमारे पास 2x² है प्लस 2x = 365। ये प्लस का 1 है, ट्रांसफर करेंगे -1 हो जाएगा, और -1 करेंगे 364 हो जाएगा। ये जैसे लिखे हैं वैसे ही नोट कर लें आप। ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x, ये प्लस का है, ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा। अब आप देखेंगे पूरी समीकरण हमारी 2 से भाग हो रही है। 2 से भाग करने पर, जब हम 2 से भाग करेंगे समीकरण को कितना मिलेगा, x²। 2 से 2 भाग हो जाएगा, प्लस ये वाला 2 भी भाग हो जाएगा, कितना बचेगा, x माइनस। इसे जब हम 2 से भाग करेंगे 364 को कितना मिलेगा, 8 4 2 यानी 182 मिलेगा, 182। अब आप देखेंगे प्रोसेस वही स्टार्ट हो गया, फैक्टर करने हमें फैक्टर करने हैं 182 के कुछ इस प्रकार से।
कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस करने पर x का गुणांक जो है वो कितना है, 1 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 है। इसे थोड़ा सा फिर से लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर x का जो गुणांक है वो कितना है, 1 है। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। प्रोसेस वही है, सबसे पहले इसकी गुणा हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से कराते हैं। 1 है इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, गुणा करेंगे तब कितना मिलेगा, 1 इंटू 182 यही रहेगा। और यहाँ से चिन्ह देखेंगे, चिन्ह है माइनस का, चिन्ह जो है हमारा वो माइनस का है, अर्थात घटाने पर कितना मिलना चाहिए, 1। जो x का गुणांक है वो कितना है, 1। घटाने पर कितना मिलना चाहिए, 1। पीछे हमने फैक्टर किए भी थे 182 के, चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं, वैसे वही दिखा देते हैं पुराने वाले फैक्टर। हमने 182 के पीछे फैक्टर किए थे, तब हमारे पास कुछ ऐसा मिला था 14 और 13, और ये वाले फैक्टर वहाँ पर भी सेट हो रहे हैं कि 14 में से हम 13 माइनस कर देंगे तब कितना बचेगा हमारे पास, 1। जो फैक्टर 182 के हुए थे वो कुछ इस प्रकार से आए थे, 14 और 13। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर चिन्ह हमारे पास माइनस का है, यानी घटाने पर 1 मिलना चाहिए, और 14 में से हम 13 घटा देंगे तब कितना मिलेगा, 1। सीधी सी बात है, अर्थात फैक्टर हमारे सेट हो गए। कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। बाहर चिन्ह प्लस का है इसलिए अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी, प्लस का है प्लस का ही रहेगा, और ये माइनस का है इसलिए माइनस का ही रहेगा, क्योंकि बाहर जो चिन्ह है हमारे पास प्लस का है। अब कॉमन निकालेंगे, कॉमन का प्रोसेस वही, शुरुआत के दो फैक्टर में और लास्ट के दोनों फैक्टर में। यहाँ से x कॉमन निकलेगा, कितना बचेगा, x प्लस 14, और यहाँ से 13 कॉमन निकलेगा, ये कितना बचेगा, ये माइनस है बाहर कॉमन इसलिए माइनस वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस 13 से 182 को भाग करेंगे 14 ही बचेगा। भाग करके आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि भाग आपको आते हैं इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहे हैं आपको। अब आप देखेंगे कि x प्लस 14 हमारे पास कॉमन है, ये कितना बचेगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0। पहली बार में हम पुट कराएंगे, पहला जो डिब्बा है हमारे पास x प्लस 14 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का है माइनस हो जाएगा, और दूसरी बार में जब हम पुट कराएंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0, उस कंडीशन में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। अब आप ध्यान देंगे, हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था धनात्मक पूर्णांक, क्या कह रहा था, धनात्मक पूर्णांक की वो बात कर रहा था। पूर्णांक जो हमारे होते हैं वो धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं, कुछ इस प्रकार से चलते हैं, आप नंबर लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं। ये +1 होता है, इधर माइनस, ये प्लस के चलते हैं, इधर +1 +2, इधर ये +3 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से चलते रहते हैं। जब हम जस्ट अपोजिट चलते हैं, ये -1 हो जाता है, ये -2 हो जाता है, और ये -3 हो जाता है। लेकिन हमें चाहिए केवल धनात्मक पूर्णांक, माइनस पूर्णांक हमारे माइनस के भी होते हैं, दिमाग में रखेंगे, पूर्णांक हमारे जो होते हैं वो माइनस के भी होते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में कह रहा है केवल धनात्मक पूर्णांक ही लेने हैं, अर्थात ये जो पहला वाला है ये क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये तो माइनस में आ गया और माइनस हमें लेना ही नहीं है। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था, दोनों वैल्यू ली थी 13 और 14, और इसमें क्या है हमारे पास, जो पहली वाली वैल्यू आई x इक्वल टू -14, ये बेकार हो गया क्योंकि हमें धनात्मक ही चाहिए थे, धनात्मक यानी प्लस का। दूसरी वैल्यू हमारी जो है वो प्लस की है, अर्थात जो पहला धनात्मक पूर्णांक आया, अर्थात पहला धनात्मक पूर्णांक
कितना आया, पहला धनात्मक पूर्णांक वो कितना आया है, 13। ये वैल्यू ही हमें लेनी है, ये ध्यान रहे। इसी प्रकार दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो हमने माना था वो कितना माना था, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमारे पास x+1 था और x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 13। यहाँ पर हम 13 रखेंगे, 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14, यानी 13 + 1 = 14। ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज समझते हैं ना, नहीं जानते हैं? समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री होना ही चाहिए। कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, एक कोण 90 डिग्री होना ही चाहिए। ये हम 90 डिग्री अगर बना देते हैं तब ये कितना बन जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये एक लाइन लंबी हो गई, अगर इसका हम नाम दे दें ए बी सी, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री ही होना चाहिए, तभी हम उसे कहेंगे कि ये त्रिभुज हमारा समकोण है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में ये आधार होता है, ये क्या होता है, आधार, और ये लंब। इस भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण जो है वो कितना है हमारा, 13 सेंटीमीटर। ये भुजा जो कर्ण गिवन है वो है 13 सेंटीमीटर। और कह रहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है वो क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और आधार तो हमारा कहीं गिवन नहीं है, तब हम मान लेंगे आधार कितना है। अगर आधार हमने मान लिया x सेंटीमीटर है, कितना है, x सेंटीमीटर, उस कंडीशन में लंब हमारा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, x - 7। थोड़ा सा भाषा भी लिख लें, माना समकोण त्रिभुज का आधार वो कितना है, x सेंटीमीटर, और जो लंब है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, कम यानी माइनस कर देंगे, सीधी सी बात है। और कर्ण हमारे पास गिवन है, किताब में ही दिया हुआ है, कितना है, 13 सेंटीमीटर। ये जो लंब है सब भुजाएं जो है सेंटीमीटर में ही है। अब आप देखेंगे त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है, अर्थात हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, आपको पता भी होगा, 9th में तो बहुत ज़्यादा है और कक्षा 8 में भी है। जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है।
जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहती है, कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, आधार का स्क्वायर होगा प्लस लंब का स्क्वायर, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। जैसे हम कोई बाद में समझा देंगे थोड़ा सा, यहाँ पर और कंफ्यूज ही होंगे आप। देखेंगे हमारे पास जो कर्ण है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर, यानी 13 का स्क्वायर कर देंगे। आधार है, आधार कितना है, x सेंटीमीटर, यानी x का स्क्वायर कर देंगे। और लंब जो है हमारे पास वो कितना है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। जैसे लिखा है वैसे ही हम वैल्यू पुटअप करा देंगे। अब आप देखेंगे 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, और इधर x माइनस 7 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कन्फ्यूज ना हो, कुछ बच्चे इसे इस रूप में देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी ने गलत लिख दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा वैसे ही है, केवल हमने बी स्क्वायर को यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, हमने लास्ट में लिख दिया। आप जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर इसे यूज कर लें या इसे, चलिए ये वाला यूज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2, ए हमारे पास है यक्स और बी कितना है, वो 7 ही है। इसे हल करेंगे थोड़ा सा, 169। अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर सिमिलर हैं अर्थात जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। हमने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और गुणांक ही आपस में जुड़ते हैं या फिर घटते हैं वो तो चिन्हों पर डिपेंड करता है, दोनों प्लस के इसलिए जुड़ जाएंगे। प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है, और ये माइनस का चिन्ह है, 7 और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी, 14, यानी 14x। अब इसे थोड़ा सा और हल करेंगे, ये 169 है, ये प्लस का 49 है, उधर ले जाएंगे, यानी बराबर के जब हम उधर कोई संख्या ले जाते हैं चिन्ह अपोजिट हो जाता है, ये प्लस का है, बराबर के उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, और इधर जो लिखा हुआ है उसे आप वैसे ही लिख दें जैसे लिखा है। 2x स्क्वायर बचा हमारे पास, ये संख्या ट्रांसफर हो गई, और ये माइनस 14x लिखा हुआ है। 169 से जब हम 49 माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास, 120, 120, और इधर जो बचा हुआ है उसे हम वैसे ही लिखते हैं माइनस 14x। अब 120 भी हम ट्रांसफर कर लें उधर, तब इधर तो 0 बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये प्लस का 120 है, ट्रांसफर करेंगे माइनस का 120 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं समीकरण हमारी 2 से भाग भी हो रही है, थोड़ा सा और सही से लिख लें, ये अच्छा नहीं लगता है। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। 0 आप इस साइड में ही लिखा करें, थोड़ा समीकरण देखती हुई अच्छी लगती है, बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण हमारी 2 से भाग हो रही है, हम 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करने पर समीकरण हमारी 2 से भाग हो रही है, हम 2 से भी भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तब कितना बचेगा, जब हम 2 से भाग करेंगे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस 2 से हम 14 को भाग करेंगे कितना बचेगा 7, 2 सत्ती 14, और 120 को भाग करेंगे 60 बचेगा इक्वल टू 0। हमने थोड़ा सा सरल कर लिया है। अब हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के लिए जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है प्रोसेस वही अपनाना है। यहाँ पर हम x60 की गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसलिए जो हमारी गुणा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा में कितना मिलेगा 60। अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो गुणा करने पर है वो कितना मिलना चाहिए 60, और
यहाँ से चिन्ह देखेंगे, चिन्ह है हमारे पास माइनस का, इसलिए घटाने पर कितना मिलना चाहिए, 7, घटाने पर 7। हमने बताया था चिन्ह हम बाद में सेट कर लेते हैं और चिन्ह बिल्कुल गलत नहीं होंगे अगर आप हमारी थ्योरी अपना रहे हैं। सबसे पहले हम 60 के फैक्टर करेंगे, 2 से भाग करेंगे 30 मिलेगा, 2 से भाग करेंगे 15 मिलेगा, 3 से भाग करेंगे 5 मिलेगा, 5 से भाग करेंगे 1 मिलेगा। अब इन्हें हमें कुछ इस प्रकार से सेट करना है कि घटाने पर 7 और गुणा करने पर 10, घटाने पर 7 और गुणा करने पर 10। अब आप देखेंगे कि अगर हम ऐसे गुणा करा लें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये गुणा हमारी 12 हुई और ये 5 बचा हुआ है। 12 से 5 माइनस कर दें तब कितना बच जाएगा, 7, और 12 और 5 की अगर हम गुणा कर दें तब कितना हो जाएगा, 60। फैक्टर हमारे सेट हो गए। इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह पर लिखेंगे हम 12 माइनस 5, 12 से 5 माइनस कर देंगे 7 बच जाएगा, इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12 और एक्स की गुणा कितनी हो जाएगी, 12x, ये माइनस माइनस प्लस 5 और एक्स की गुणा 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, सॉरी, अब हम कॉमन निकालेंगे, एक्स कॉमन है, कितना बचेगा, एक्स माइनस 12 प्लस 5 कॉमन है, इधर क्या बचेगा, एक्स माइनस 12। जब हम 5 से भाग करेंगे 60 को कितना बचेगा, 12। अब उम्मीद है अब तक आप गुणनखंड बिल्कुल सीख चुके होंगे, इस वजह से अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह गई होगी आपके दिमाग में, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। प्लस वाले भी आए, उन्हें भी हमने बताया सेट करके कैसे फैक्टर सेट किए जाते हैं, और माइनस वाले भी आए अर्थात घटाने वाले भी आए। एक बार फिर से देख लें, यहाँ पर जब चिन्ह प्लस होगा तब हम यहाँ जोड़ देते थे, और जब यहाँ पर चिन्ह माइनस का है तब हम घटा देते हैं। बाकी ब्रैकेट के अंदर ही लिखें आप, चिन्ह अपने आप सेट हो जाएंगे। इफ लगाएंगे, एक बार x माइनस 12 इक्वल टू 0 पुट कराएंगे, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12। दूसरी बार में हम दूसरा जो डिब्बा है हमारे पास, x प्लस 5 इक्वल टू 0 पुट कराएंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 5। और आप जानते हैं जो त्रिभुज हमारा था वो समकोण त्रिभुज था, कोई भी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई जो है माइनस में नहीं होती है, ये आप जानते हैं। त्रिभुज हमारा समकोण था, ये कोण 90 डिग्री का था, कुछ इस प्रकार से था ए बी सी, और कर्ण 13 दिया हुआ था। आधार हमारे पास जो आया है, x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 12 आई है। ये वाली अमान्य हो जाएगी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो दूरी होती हैं वो कभी माइनस में नहीं हो सकती, दूरी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। इस पर्पज से ये माइनस हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा, माइनस का 5 जो है बेकार हो जाएगा, ये वाला कामयाब रहा। सॉरी, ये हमने जो डायग्राम में माना था आधार, जो आधार हमने माना था वो कितना था, x हमारे पास, और x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो कितनी आई है, 12, यानी आधार कितना आ जाएगा, 12, और लंब कितना आ जाएगा, 12 से जो लंब हमने माना था 12 से 7 माइनस कर देंगे, यानी 5, लंब कितना बचेगा, 5। अब आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात आधार कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, और लंब कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, सत्यापित करना चाहते हैं, थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बता रहे थे, यही हमारा त्रिभुज है, इसमें हमने आपको बताया कि ये
ये जो भुजा होती है इसे हम कर्ण कहते हैं और इसे हम आधार कहते हैं, इसे हम लंब कहते हैं। ये कोण जब 90 डिग्री होना चाहिए। ए बी सी कुछ इस प्रकार से नाम दिया हमने। और पाइथागोरस परिमेय हमारी कह रही थी कि कर्ण का स्क्वायर, अब ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्वेश्चन में यूज जरूर हुआ है लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। अब ये यहाँ पर आंसर आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण हमारे पास 13 था, आधार हमारे पास 12 था, लंब हमारे पास कितना था 7। अगर ये हम वैल्यू पुटअप कराएं तब यहाँ पर 13 हो जाएगा यानी 13 का स्क्वायर, और ये आधार हमारे पास 12 है यानी 12 का स्क्वायर, लंब 7 है यानी 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर 49। अगर हम इन्हें जोड़ेंगे, सॉरी ये 7 नहीं 5 था, ये यहाँ पर 5 है, ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब हम 144 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169 बराबर आ रहे। पाइथागोरस परिमेय हमारी यही कहती है। थोड़ा सा और इसके बाद जो चैप्टर आएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में हम चर्चा करेंगे पाइथागोरस परिमेय के बारे में विस्तार पूर्वक, उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूजेज है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है एक विशेष दिन। यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत यानी रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। जो बर्तनों की संख्या थी उसके 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। जो प्रत्येक बर्तन में कितनी लागत लगी उसे हमें ज्ञात भी करनी है, और जो बर्तनों की संख्या कितने बर्तन बनाए गए हमें वो भी बताना है। देखिएगा, हमने मान लिया है, माना कि जो बर्तन हैं उनकी संख्या कितनी है यक से, और एक बर्तन यानी नग, बर्तन कह लें या फिर हम नग कह लें, एक बर्तन को बनाने में जो निर्माण लागत है, जो खर्च है वो कितना है। क्वेश्चन हमारा कह रहा था बर्तनों की संख्या के दो गुने, बर्तनों की जो संख्या है उसके, बर्तनों की संख्या एक से, बर्तनों की संख्या के दुगने यानी हम 2 गुना कर देंगे, दुगने से 3 अधिक है यानी 3 जोड़ देंगे। ये हमारी निर्माण लागत है प्रश्न के अनुसार। अब हम प्रश्न के अनुसार देखेंगे, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा था, कुल निर्माण लागत जो हमारे बर्तन हैं वो यक्स हैं, और एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी है 2x + 3। तो जो x बर्तनों की निर्माण लागत होगी वो कितनी हो जाएगी, गुणा कर दें, एक दिन की कितनी थी 90 रुपये। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जैसे हम कहें कि हमारे पास जो बर्तनों की संख्या है वो सपोज 12 है, कितनी है 12। उस कंडीशन में हमारे पास जो एक बर्तन की निर्माण लागत होगी वो कितनी होगी, बर्तनों की संख्या के दुगने, यानी कि बर्तन तो हमारे पास 12 हैं, और 12 का जब हम 12 का हम 2 गुना करेंगे और 3 अधिक करेंगे, 12 दूनी 24 और 3 27। एक बर्तन की निर्माण लागत 27 रुपये हो रही है। और बर्तनों की संख्या इस कंडीशन में अगर हमारे पास 12 है तब हम 12 और 27 की जब गुणा करेंगे तब कितना आना चाहिए 90, जबकि बिल्कुल नहीं आएगा। ये तो हमने ऐसे ही मान लिया है, तो हल करने में पता चलेगा कितना आएगा कि नहीं आएगा।
देखेंगे, हल करेंगे, अंदर गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा 2x² प्लस 3x, ये प्लस का है, ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस का हो जाएगा। अब आपको फैक्टर करने हैं। जो हमारे पास समीकरण है वो कुछ इस प्रकार की है, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड विधि से ही हल कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था प्रोसेस, सबसे पहले इसकी गुणा हम x² के गुणांक से कराते हैं, अर्थात हम गुणा करेंगे तब कितना मिलना चाहिए, 2 गुणे 90, ये कितना हो जाएगा 180। 90 की 2 से गुणा करेंगे 180। यहाँ से चिन्ह देखेंगे, चिन्ह माइनस का है, अर्थात घटाने पर कितना मिलना चाहिए 3। घटाने पर कितना मिलना चाहिए 3। अब हम 180 के गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 90, फिर 2 से भाग करेंगे 45, फिर भाग करेंगे 3 से 15, 3 से भाग करेंगे 5, 5 एकम्मा 5। और फैक्टर हमें कुछ इस प्रकार से सेट करना है कि घटाने पर 3 बचना चाहिए। सेट हो गए, 5 हैं 15 और ये 3 दूनी 6 दूनी 12, ये कितना हो रहा है 12। 15 से हम 12 माइनस कर देंगे तब कितना बचेगा 3, और 15 और 12 की गुणा कराएंगे तब कितना हो जाएगा 180। गुणा करने पर हमें 180 ही चाहिए था, यानी कि सेट करेंगे इसे इस प्रकार से लिखेंगे हम 2x² प्लस 15 माइनस 12 इंटू x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये 15 और x की गुणा करेंगे 15x हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। फैक्टर देखेंगे, इसमें कॉमन है जो आपके पास वो कितना है, पहले वाले में कॉमन तो मेरे ख्याल से x ही है, कितना हो जाएगा 2x प्लस यहाँ बचेगा 15। इधर कॉमन देखेंगे आप दोनों में तो मेरे ख्याल से 6 है, 6 से हम 12 को भाग करेंगे 2 बचेगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन है। 6 से हम 90 को भाग करेंगे कितना मिलेगा 15 इक्वल टू 0। भाग करके आप चेक भी कर सकते हैं, वैसे तो गुणा करने पर ही आ रहा है 15 छक्का 90, सीधी सी बात है, 2 छंग 12। अब आप देखेंगे हमारे पास 2x प्लस 15 कॉमन है, तब बचेगा यहाँ पर x और ये बचेगा माइनस 6 इक्वल टू 0। एक बार इफ लगाएंगे 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, उस कंडीशन में 2x इक्वल टू ये माइनस 15 और x इक्वल टू माइनस 15/2 बेकार हो गया, क्योंकि जो बर्तनों की संख्या है वो एक तो माइनस में नहीं हो सकती है और फिर इस प्रकार से कोई नंबर हो ही नहीं सकता है। ये हमारा रियल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जो बर्तनों की संख्या आएगी वो हमारे हमेशा होगी नेचुरल नंबर। ये अमान्य हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि बर्तनों की संख्या 2 होगी, 50 होगी, 100 होगी, 500 होगी, 12 होगी, 13 होगी, लेकिन ये इस तरह से माइनस में नहीं हो सकती। अब हम दूसरा वाला चेक करेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, यानी कि बर्तनों की संख्या कितनी आ जाएगी 6। जो हमने माना था लिख देंगे, अर्थात बर्तनों की संख्या कितनी आ जाएगी 6, और प्रत्येक नग की लागत, एक बर्तन की लागत वो कितनी थी, कुछ इस प्रकार से थी 2x प्लस 3, हमने शुरुआत में माना था इसे। इसमें वैल्यू पुटअप कराएंगे 2 इंटू 6 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा 2 छंग 12 और 3 15 रुपये। ये बर्तनों की संख्या है 6 और
एक बर्तन की लागत कितनी है 15 रुपये। अगर हम गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 15 छक्का 90। कुल निर्माण लागत जो थी वो कितनी थी 90 रुपये। एक बर्तन की 15 रुपये तो 6 बर्तनों की कितनी हो जाएगी 90 रुपये। यही क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि निर्माण लागत कितनी है 90 रुपये है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये हो, निर्माण लागत 90 रुपये हो, तब आप देखेंगे एक बर्तन की जो निर्माण लागत है 15 रुपये है और 6 बर्तनों की कितनी हो जाएगी 90 रुपये। एक्सरसाइज आपकी फिनिश हुई।